चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे मुख्य सेविका ओवरलैपिंग को लेके। बच्चे कल कमेंट में लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक नया टॉपिक लेके आए ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होती है, क्या इस भर्ती में ओवरलैपिंग होगी, कैसे होगी, कट ऑफ कैसे बनता है, सब पर बात करेंगे। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि प्रोविजनल क्या होता है, ठीक है। इसमें भी है कि एफिडेविट कितनी बनवानी है, इस पर भी बात करेंगे। हर सारे बच्चों के क्वेश्चन जो कल कमेंट बॉक्स में थे, इसके अलावा बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, सब कवर करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका ओवरलैपिंग को लेकर। बड़ा क्वेश्चन है कि ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, ओवरलैपिंग यूपी की भर्ती में होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग यूपी की भर्ती में की जाती है। अब ओवरलैपिंग की कैसे जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओवरलैपिंग की कैसे जाती है, कभी आपने देखा होगा बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं जहां पे यूआर की जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई चली जाती, कम चली जाती है, और ओबीसी की कट ऑफ आगे भाग जाती है। उसका रीजन क्या होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत सी भर्ती होती है तो हमारा ट्यूटर ट्रेंड चलने लगता है कि यूआर की कट ऑफ कैसे कम हो गई, ओबीसी की हो गई। प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को कुछ समझ में तो आता नहीं है, बच्चे बस चलते हैं एक धुन में, वो हो जाते हैं। वहां पे ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, ठीक है। अगर यूआर की कट ऑफ ओबीसी से कम भाग रही है तो समझ जाइए उस भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं की गई है, ठीक है। ओवरलैपिंग जब नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस कैटेगरी में बच्चे ज्यादा होंगे उस कैटेगरी की कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर भाग जाएगी, क्योंकि वहां से जो जैसे होता क्या है कि ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई ऐसा बंदा है जो यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर पाया है, अब वो ओबीसी कैटेगरी से निकला ही नहीं, तो ओबीसी की कट ऑफ अमूमन ऊपर भागती चली जाएगी और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ नीचे की ओर भागती चली जाएगी, क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ आपका शो होता है वो मिनिमम शो होता है। यही रीजन है कि कुछ भर्तियों में जब आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी जहां पे भी आप देखें इन फ्यूचर यूआर कैटेगरी अगर कम हो जा रही है ओबीसी कैटेगरी या किसी कैटेगरी से, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे ओवरलैपिंग का प्रोसेस नहीं अपनाया गया है उस भर्ती में, ठीक है। बहुत सी भर्तियों में नहीं अपनाया जाता है, सबके अपने रूल और रेगुलेशंस होते हैं। तो अब बात करेंगे ओवरलैपिंग होती कैसे है। तो मान लीजिए जैसे मुख्य ही सेविका है, इसमें यूआर की कितनी सीट है, यूआर की सीट जो है आपकी 1027 है। ओबीसी की कितनी सीट है, तो ओबीसी की सीट शायद 693 के आसपास है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वो लगभग है आपकी 256 है शायद, हाँ 256 के आसपास है। एससी कैटेगरी की जो आपकी सीटें हैं वो 540 के पास हैं, और एसटी कैटेगरी की जो आपकी सीटें हैं वो लगभग 51 के आसपास है। तो यही आपकी सीटें हैं, टोटल डिवीजन है आपका, ठीक है, मुख्य सेविका में। अब एक बात और जान लीजिए कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन में लगता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लगता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वही है जिसमें फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट कोटा आपका आता है, पीएच आता है, ये सब जिसमें आते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। उसमें ओवरलैपिंग का प्रोसेस नहीं लगता है। ओवरलैपिंग का प्रोसेस लगता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में, यानी नॉर्मल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में। अब मान लीजिए मुख्य सेविका का इलेक्ट इमेजिन कीजिए कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल कट ऑफ होगी। मान लीजिए सबसे पहले ये रखा गया कि मुख्य सेविका में 60 मार्क्स को मान के चला गया कि 60 मार्क्स है, ठीक है। 60 मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, 60 प्लस मार्क्स मान के चलते हैं पहले कि 60 प्लस मार्क्स में कितने बच्चे हैं। तो कैलकुलेट हुआ तो ये आया कि जो 60 प्लस मार्क्स में यूआर कैटेगरी में बच्चे हैं वो लगभग 300 के पास है, ठीक है। 300 बच्चे हैं जो यूआर कैटेगरी में 60 प्लस मार्क्स पा रहे हैं, यानी जनरल कैटेगरी में जो पाए, केवल यूआर से भरे हैं, जिन्होंने किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं लिया है, वो मान लीजिए 300 है। ओबीसी कैटेगरी में वो बच्चे कितने हैं, ओबीसी कैटेगरी में वो बच्चे कितने हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में वो बच्चे 200 हैं मान लीजिए, ठीक है। एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, तो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही बच्चे 50 हैं, 50 के आसपास वो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में वो कितने बच्चे हैं, तो एससी कैटेगरी में जो है मान लीजिए 20 बच्चे इतना नंबर पाए हैं, और एसटी कैटेगरी में हम मान के चल रहे हैं कि 5 बच्चे उतना नंबर पाए, कितना, 5 बच्चे उतना नंबर पाए हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये लगभग हो गया आपका 5 2 7 और 575, यानी 575 बच्चे कहां चले गए, यूआर में चले गए हर कैटेगरी से, ठीक। यूआर में चले गए हर कैटेगरी से। पहले 300 बच्चे यूआर में जो 60 पाए थे, जब वो पूरे भर गए 60, अब इसके नीचे कोई भी 60 नहीं पाया, तो फिर नीचे आया ओबीसी की ओर वो, फिर ये हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट प्रेफरेंस यूआर को ही दी जाएगी। अगर बाद में 10 सीटें ही बची हैं तो सब फर्स्ट प्रेफरेंस यूआर की होगी।
ओबीसी एससी एसटी को तब नहीं उसमें ओवरलैप किया जाएगा। तो पहली प्रेफरेंस पे यूआर रखा गया, जिन्होंने 60 प्लस जो बच्चे थे जिन्होंने स्कोर किया वो 300 थे टोटल, तो उनको रख लिया। उसके बाद वो नीचे फिर चेक करने आए पूरा कि ओबीसी में भी है क्या, तो वो भी ऐड कर लिया। ईडब्ल्यूएस में इतने, एससी में इतने थे, तो 575 बच्चे आपके भर गए यहाँ पे। अब ये आपकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की नहीं बनी, यानी 60 पे अभी आपकी सीट जो 1027 है वो भरी नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब 59 पे जाएगा। 59 मार्क्स पे जब जाता है, ठीक है, अब मान लीजिए 59 पे चला गया, मान लीजिए 58 पे चला गया, मैं एक एक स्टेप से अच्छा है सीधे करूं, 58 पे चला गया। तो 58 पे अगर चला गया तो यहाँ पाया गया कि जो यूआर कैटेगरी है वहां पे लगभग 300 बच्चे यहाँ पे भी है, 58 मार्क्स पाए। लेकिन अब 300 बच्चे अगर यहाँ ऐड करते हैं तब भी सीट बच रही है अभी, तो फिर वो क्या करेंगे, दूसरी कैटेगरी में देखेंगे कि वहां कितने बच्चे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका फिर से मान के चलिए कि 300 बच्चे हैं। ओबीसी कैटेगरी में यही चीज हो जाएगी कि 70 बच्चे हैं। एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मान के चलिए, जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप मानेंगे तो मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 15 बच्चे हैं। एससी कैटेगरी में यहाँ पे कितने हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, 10, 7, 1, 8, 9, 390, ठीक है। अब यहाँ कितने टोटल हो गए, 3, 1, 4, क्या हो गया, 7, 1, 8 और एक कैरी 9 और 390, तो 390 बच्चे हो गए 58 मार्क्स पे। तो यहाँ क्या हो गया, 390 ऐड कर दिया तो कितने बचे, 5, 9, 7, 16 और 5, 3, 8, 9, 965। अभी कितनी सीटें बची हैं, 1027 में से 965 अगर आप वो कर देते हैं तो कितनी सीटें बची हैं, 1027 में 965 आप वो कर देते हैं तो 2, 12 6 गए 6 और 9 में हो गया 62 सीटें बची है, ठीक। अभी भी 62 सीटें बची है और कट ऑफ कहां चला गया है, 58 पे। अब फिर पॉइंट, जैसे मैं डायरेक्ट एक एक नंबर घटा रहा हूं, वहां पॉइंट में भी घटता है, इसलिए आपको पॉइंट में भी नंबर देखने को मिलेगा, 58.50, 57.60 ऐसे करके। अब मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने घटा के कर दिया 57.50 पे। अब जब 57.50 पे कट ऑफ किया तो यूआर कैटेगरी में 57.50 पे जो बच्चे होंगे वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। 57.50 पे जो बच्चे होंगे वो ले लिए जाएंगे, मान लीजिए 62 जो भी है। अब यहाँ पे यूआर कैटेगरी से ही बच्चे भर जा रहे हैं तो फिर वो नीचे नहीं भागेगा। यूआर कैटेगरी से बच्चे भर जा रहे हैं तो फिर वो नीचे नहीं भागेगा, ओबीसी एससी में नहीं जाएगा। तब यही आपका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा 57.50 अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक। क्योंकि जो 62 सीटें बाकी बची थी वो यूआर से ही भर गई हैं, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की सीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी कट ऑफ। अब यहां से 57.50 से आपका ओबीसी का स्टार्ट होगा। अब यहां से बच्चे स्टार्ट होंगे, मतलब कि 58 तक के बच्चे आपके ओवरलैप होकर कहां पहुंच गए, यूआर में। अब ओबीसी में कट ऑफ कहां से स्टार्ट होगा, 58 से। और जो कट ऑफ आपको शो होता है वो होता है सबसे डाउन वाला, मतलब लास्ट कैंडिडेट जो होता है उसका कट ऑफ होता है। तो मान लीजिए अब यहाँ ये चीज भर जाएगी 56 या 55 पे, ठीक है, 55 पे। अब ये 55 पे भर गई ओबीसी की। एससी का भी तब फिर कहां से स्टार्ट होगा, 58 से होगा, क्योंकि एससी से ओबीसी में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो एससी भी 58 से होगा, एसटी भी 58 से होगा, ईडब्ल्यूएस भी 58 से होगा, ठीक है। तो ये है ओवरलैपिंग का प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस नहीं कंडक्ट होगा तो आप ये मान के चलिए कि ओबीसी की कट ऑफ कभी कभी यूआर से जो ऊपर जाती है वह क्लियर कट ये चीज फॉलो नहीं की गई होती है, ओवरलैपिंग तक फॉलो नहीं की गई होती है। और ये डिपेंड करता है अलग अलग भर्ती पे, बहुत सारी भर्तियां इसे फॉलो नहीं करती हैं और नहीं करती हैं, उसी में आपको कट ऑफ अप एंड डाउन दिखता है। जो क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, इसमें तो 12 ट्यूटर ट्रेंड चलने लगता है, तो ओवरलैपिंग वही चीज है। आगे अगर आपको कभी ये देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि वहां पे ओवरलैपिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है ओवरलैपिंग का, जो आपको उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। कट ऑफ कैसे बना, कट ऑफ बना क्योंकि 57.50 पे लास्ट कैंडिडेट आपका सेलेक्ट हुआ है, तो वो आपका कट ऑफ बना यूआर का। ओबीसी में क्या होगा, 58 से शुरू होगा सीट भरना, यानी जो ये सीटें 693 ये 58 के कट ऑफ से शुरू होगी, जितने डाउन जा सके 56 तक जाएगी, तो 56 आपका लास्ट कट ऑफ होगा लास्ट कैंडिडेट का। यानी जो भी लास्ट कैंडिडेट लोअर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वही कट ऑफ आपकी शो होती है, जो आपको दिखता है, ठीक है। अब यही चीज से आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, यही चीज से आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया। अब यहाँ पे 57.50 पे आप हो गए, ओबीसी आगे आपका 55.50 पे 2 नंबर का गैप हो गया।
उसके बाद एससी हुआ तो एससी आ गया आपका 53 पे, तो ये घटता चला गया ना, ऐसे ही घटता चला जाता है। तो ओवरलैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्वेशन को आप अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर चीज है, ठीक है। और अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तब ये मान के चलिए कि आपके जो ये बच्चे इधर गए SC ST EWS OBC के, ये बच्चे आप ही में कंपटीशन कर रहे हैं। अब जब वही बच्चे आप में कंपटीशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए OBC में ही 270 बच्चे 58 में है, तो यहाँ से 270 बच्चे घट गए तो कितना आपका कट ऑफ, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना आप लो स्कोर पे जाएंगे, यानी अगर 60 से आप 59 पे जाते हैं तो बच्चों के कैंडिडेट अगर 60 पे 100 है तो 59 पे 150 हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे कट ऑफ घटती है, तो सीधी सादी बात है तब उतनी कट ऑफ भागेगी नहीं और फिर प्रॉब्लम आती है। तो यही चीजें ओवरलैपिंग में फॉलो की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी की, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बच्चों के हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोविजनल को लेके। प्रोविजनल क्या होता है? तो देखिए प्रोविजनल आप कई जगह रोल नंबर में देखे होंगे लिख दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि देखिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने जमा किया है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, एरर है या कुछ गलतियां हैं जो भी हैं, उसकी वजह से जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उसके नीचे प्रोविजनल लिख के आता है, ठीक है। जब कोई भी एरर होगा तभी प्रोविजनल लिख के आएगा, ठीक। और इस प्रोविजनल लिखने आने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा और एक तय समय दिया जाता है। मुझे लगता है 15 से 20 दिन शायद समय दिया जाता है। इस समय में आपको अपना प्रोविजनल का वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो प्रोविजनल मतलब यही है कि कुछ गड़बड़ियां अभी आपके डॉक्यूमेंट में है जो आयोग को लग रही है और वो उसको चाहता है कि आप उसे क्लियर कट कर दीजिए। आयोग को अगर वो सब कुछ क्लियर लगेगा तो आप इन हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप आउट हो जाएंगे, यही होता है। लेकिन आउट होने के चांसेस 0.1% होते हैं, बच्चे अपनी डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेते हैं। और वहीं पर अगर डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर होता है तो अभी देखे ही होंगे जूनियर इंजीनियर फर्जी बीटेक डिग्री लेके, फर्जी डिप्लोमा बीटेक की डिग्री लेके लोग इंजीनियर बने हुए थे, ठीक है। एक्शन हुआ है ना, तो वही चीज है, ठीक। इसके अलावा आपका एफिडेविट को लेके क्वेश्चन है कि एफिडेविट किसका कितना बनना चाहिए। तो देखिए 1K एफिडेविट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका कितना एरर है, ठीक है। मार्कशीट में एरर है, ठीक, पहला मार्कशीट में एरर है। दूसरा आपने कोर्स करते समय गैप ज्यादा किया हुआ है। तीसरा आपका जो भी अलग अलग जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ एरर है सारे को पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर एक ही साथ जाइएगा कचहरी और वहां पे एफिडेविट में सारे चीज एक ही एफिडेविट में मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। ये आसानी से एक एफिडेविट में मेंशन कर दिया जाता है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नहीं कि 10 एफिडेविट बनवा के चल रहे हैं तो उसका खोज रहे हैं वहां पे कि अरे ये किसका है, अरे ये किसका है वहां पे, ठीक है। और हड़बड़ाइए मत, वहां पे बड़ा सपोर्ट दिया जाता है। देखिए आप जब डीबी कंडक्ट कराने जाएंगे तो जो ऑफिसर है वो आपको ऐसा नहीं है कि इतने एरर पे डांट देगा या कुछ कर देगा, नहीं, वो बहुत ही पोलाइटली आपको समझाएंगे। नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे से हेल्प भी करेंगे अरेंज करने में, दिक्कत आपको कोई नहीं है। वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट जमा होगा वो बाद में वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही वो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। वहां एनालिसिस नहीं होता, बस जमा होता है। आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी, तो ऐसा मत समझिए कि वहां जाएंगे तो बड़ा डांट पड़ेगा या बड़ा स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डीबी बड़ी पोलाइटली कंडक्ट की जाती है, तो टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ को लेके मैंने बता दिया कि मिनिमम कट ऑफ कैसे बनता है, और बाकी जो कट ऑफ को लेके परेशान है वो ढेर परेशान मत होइए। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप अभी कट ऑफ को लेके नहीं परेशान होइए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप डीबी में सेलेक्टेड हैं, चाहे आप बॉर्डर पर हैं, फिर भी आप जरूर डीबी दीजिएगा, ठीक है। फिर भी आप जरूर डीबी में जाके बैठिएगा, अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रखिएगा। किस्मत कब पलटती है कोई नहीं जानता है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।